Welcome to my all dear student once again to our nuclear physics. Now today we will continue our the previous points which is related with the interactions of charged particles. Interactions of charged particles with matters. In that we see already some kinds of the equations related with the momentum as well as the energy, and number of equations we have already done. Now today what we see? Today we see that is the range and straggling. That is the topic. What is the name of that topic is range and straggling. Basically it is the simple says that range. Now we see our instrument which is used for the telecommunication purpose, that is called as the mobile. The world is not new for us. It is old world, range. But the range is completely different related with our telecommunication device. Here range is related with the charged particles. It is nothing but the radioactive elements. So simple, the range it is nothing but the distance of the charged particles. The distance of the charged particles travel before coming to rest in a material. देखो सिंपल समझ लो इसको, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। हम लोगों ने देखा था ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जब ये किसी मैटर के अंदर एंटर होते हैं, एट दैट टाइम दे लॉस देयर काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं तो वो जाके रुकेंगे, कहीं ना कहीं तो जाके वो रुकेंगे। देखो समझ लो ये कोई पार्टिकल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और ये इस मैटर के अंदर एंटर हो रहा है। देखो मैटर के अंदर एंटर हो रहा है, दैट मीन्स दे वांट टू स्टेबल, उसको क्या होना है, स्टेबल होना है। दैट्स व्हाई whenever these radioactive elements are comes into that matter, that means they provided the energy of different molecules which is present in that matter. That means they lost their kinetic energy. They lost their kinetic energy. Due to loss of that kinetic energy, after completing some distance, these element comes to the rest positions. These element comes to the rest position, and that is called as the range of that charged particles. मानो सिंपल समझ लो, कोई भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, हाईली चार्ज पार्टिकल जब मैटर्स के अंदर आता है तब वो क्या करता है, खुद की काइनेटिक एनर्जी दूसरों को देता है। ऐसी काइनेटिक एनर्जी दूसरों को देते चले जाता है। दैट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं तो खत्म होगी, कहीं ना कहीं तो कम हो जाएगी। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, दैट मीन्स वो किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। और जितना उसने यहां से यहां तक किया होगा, यहां तक किया होगा, कहीं तक भी अगर वो जाके रेस्ट होता है तो ये क्या हो गया, उस चार्ज्ड पार्टिकल का, गिवन पार्टिकल का आपके रेंज हो गया। तो ये जो रेंज है ये डायरेक्टली नहीं होता है। अब ये जो टोटल रेंज है, देखो सिंपल मैंने एक सेंटेंस यहां पे लिख के रखा है, the total range of charged particle is a given material is the length of the flight path before the particle coming to rest. Flight length, flight पता है ना आपको, फ्लाइट, एरोप्लेन जो फ्लाइट है ये आपको 11th में हो गया है। अगर इसके रिलेटेड ज़्यादा कंसेप्ट चाहिए आपको, और फ्लाइट लेंथ क्या होती है, फ्लाइट पाथ क्या होता है, रेस्ट पोजीशन में आने के लिए उसको क्या करना होता है, तो सिंपल the best teacher in a physics, that is the H.C. Verma, उनकी बुक्स पढ़ लो, बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स।
चलो ठीक है, ये क्या कह रहा है, द लेंथ, किसकी लेंथ, ऑफ द पार्टिकल, लेंथ ऑफ द फ्लाइट पाथ, उसकी फ्लाइट पाथ की जो भी लेंथ होगी वो लेंथ पार्टिकल को रेस्ट पोजीशन में लाएगी। तो सपोज सिंपल, एक देखो रेस्ट पोजीशन में आएगी, दैट मीन्स वी हैव टू आर, बराबर है आपके पास क्या है, आर है, आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू 0 इंटू डी एक्स, सिंपल। ये क्या है, वी आर कैलकुलेटिंग द रेंज, ओके, बराबर। डी एक्स क्या है, dx क्या है, dx है डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल्स, कहां तक डिस्प्लेस होगा, कहां से, जब तक उसके पास एनर्जी है तब से, तो जब तक उसकी एनर्जी कंप्लीटली लॉस नहीं हो जाएगी तब तक। नाउ आई कैन राइट दिस इक्वेशन सच दिस, दैट इज r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू 0, it is nothing but the dx divided by de into de, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन। क्या किया मैंने, de से मल्टीप्लाई किया, de से डिवाइड किया, देखो। और अब ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है क्या, नहीं, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है हमारी, लॉस हो रही है। दैट मीन्स यू वांट टू हियर नेगेटिव साइंस, so I can also written this equation like that, that is r is equal to, it is nothing but the e to 0 minus dx by de into minus de। कुछ चेंज किया मैंने इसमें, बिल्कुल नहीं। कुछ चेंज किया मैंने इसमें, बिल्कुल चेंज नहीं किया। Why? Because this minus get will be plus, that means we can't change here, and this equation I can written like that। देखो ये देख रहा है क्या आपको, देखो एक बार अगर दिक्कत आती है तो, that is r, मैं बोल रहा हूँ ऐसा लिख लो लगे तो, अगर दिख नहीं रहा है तो प्रॉपर, that is r e to 0, it is nothing but the minus de divided by dx raised to -1 into minus de। yes, we can write also, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, बराबर है। और इसको और एक सिंपल तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, दैट इज r इज इक्वल टू 0 टू e एंड हियर minus de by dx raised to -1 into de, that is equation number 1, that is equation number 1। अब जब हमने स्टॉपिंग पावर देखा था, तो स्टॉपिंग पावर में हमारे पास ये इक्वेशन की वैल्यू थी, ये इक्वेशन हमने देखा था, क्या था इक्वेशन, सो नाउ हियर देखो इक्वेशन क्या था हमारे पास, दैट इज minus de divided by dx is equal to, that is z square e raised to 4, बराबर है, that is z square e raised to 4 capital N into capital Z divided by 4 pi epsilon 0 square। देखो z स्क्वायर ई रेस टू 4 एन जेड, यहाँ पे हमने स्मॉल n लिया था, यहाँ पे हमने क्या लिया था, स्मॉल n लिया था, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एम ई इंटू वी स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ, ये बाद वाली क्वांटिटी ली थी हमने एच न्यू का, वहाँ पे हमने इक्वेशंस डिराइव किया था और उसके रिलेटेड हमने लिखा था p डिवाइडेड बाय एच न्यू वगैरह कुछ तो हमने लाया था वहाँ पे, इन ब्रैकेट नथिंग बट दी ट्वाइस एम ई वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच न्यू। अब देखो ये इक्वेशन है हमारे पास माइनस डी ई बाय डी एक्स का। अब इसके अंदर ये देखो ये वाली क्वांटिटी ई रेस टू 4 कैपिटल एन कैपिटल जेड बराबर है ये वाली 4 पाई ई एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एम ई, और ये टोटल क्वांटिटी ये क्या हो गई हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, ये टोटल क्या हो गई हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई। सो दैट्स व्हाई
I can write here that is minus dE by dx is directly proportional to z square divided by v square. Z square divided by v square, that is equation number 2. That is equation number 2. Now simple. अब जब ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हम लोग इसको पढ़ेंगे, नॉन रिलेटिविस्टिक केस में जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी है E इज इक्वल टू 1/2mv². ये 1/2 क्या है, अगेन कांस्टेंट क्वांटिटी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv². बराबर है. तो इसको और एक सिंपल तरीके से मैं यहां पे लिख सकता हूं, दैट इज v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/m. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 हो गया. ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया. अब देखो दो चीजें हमारे पास, एक क्या है, एक हमारे पास है ये वाली, दैट इज माइनस dE by dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² बाय v². और यहां पे v² की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू ऑफ v² was here, so this simply written as नो देखो बोर्ड यहां तक ही आएगा हमारा, इसको हम कोशिश करते हैं, या थोड़ा सा आगे जाएगा, इसको हम कोशिश करते हैं वहां तक बिठाने की, यानी आपका एक इसमें हो जाएगा. सो इक्वेशन देखो ये वाला क्या होगा, माइनस dE by dx² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² डिवाइडेड बाय, अब ये v² है, यहाँ पे v² की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, v² की वैल्यू दैट इज E डिवाइडेड बाय m. ये v² की वैल्यू है, गलती नहीं करना है यहाँ पे, नहीं तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे E का भी स्क्वायर लोगे और m का भी स्क्वायर ले लोगे. कहीं बुक्स में इसको कैपिटल M से भी बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस dE डिवाइडेड बाय dx, सॉरी ये स्क्वायर नहीं, dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mz² डिवाइडेड बाय E. बराबर है. अब ये क्या है, ये वैल्यू है हमारे पास माइनस dE by dx की. नाउ पुट दिस वैल्यू इन दैट इक्वेशन. कहाँ पुट करनी है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4. तो इक्वेशन 4 की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1. सिंपल. क्या होगा, यहां पे क्या होगा, दैट इज R इज इक्वल टू, बराबर है, क्या होगा, R इज इक्वल टू, दैट इज नथिंग बट दी इंटीग्रेशन 0 टू E इन ब्रैकेट, अब क्या आ गया, mz² डिवाइडेड बाई E रेज टू -1 इंटू DE, ये आ गया. ओके, तो इसको क्या करो, एक मिनट, इसको क्या करो, अब देखो, देखो क्या है ये हो गया. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज R इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू E इंटू E डिवाइडेड बाय mz² इंटू DE. क्या किया मैंने, सिर्फ ये चेंज किया, दैट मीन्स दिस -1 रेज टू -1 क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. तो आगे देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज नथिंग बट दी R इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या कर लो, ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी ये वाली ये बाहर निकाल लो, 1 डिवाइडेड बाय mz² इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू E नथिंग बट दी E इंटू DE. अब ये सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर लो यहाँ पे. तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जब लोग आप यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसको मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली लिख देता हूं, R इज इक्वल टू, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय mz², ये हो गया, इनटू, इट इज सिंपल, दैट इज E² डिवाइडेड बाय 2.
अब बोलेंगे सर ये डायरेक्ट कैसा आ गया? देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक हमारे पास फार्मूला है, वो फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, सिंपल उसको एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज ई स्क्वायर बाई 2 एंड इट इज द वैल्यू इज ई टू 0। इसको सिंपल एक्सप्लेन होगा, क्या होगा, ये 2 बाहर ले लो, 2 बाहर लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या होगा फिर, दैट इज E0 स्क्वायर माइनस जीरो। तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू देखो, इसके अंदर ये वाली जो क्वांटिटी है ये वाली कांस्टेंट है, और सिंपल E0 स्क्वायर माइनस जीरो क्या होगा, E0 स्क्वायर आएगा, तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 स्क्वायर, और ये हो गया आपका रेंज, ये हो गया आपका रेंज। देखो सिंपल, यहां से क्या किया हमने, यहां से देखो इक्वेशन 4 तक हम लोग आ गए, ये 4 की वैल्यू क्या की हमने, इक्वेशन 1 में पुट कर दी, इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद क्या कर लिया, हमको ये -1 साइन नहीं चाहिए था, इसलिए हमने क्या कर लिया, इसको रिवर्ट में लिख दिया, दैट इज E डिवाइडेड बाई mz स्क्वायर इंटू DE। अब ये 1/mz स्क्वायर जो है ये कैसी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको बाहर ले लो, ये बाहर ले ली, क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय mz स्क्वायर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू E, क्या बचा, ये E बचा, ये DE बचा। तो ये दोनों बचने के बाद क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूला, है ना हमारे पास ये फार्मूला, देखो बताओ कौन सा फार्मूला है, कमेंट्स में बता दो ये फार्मूला कौन सा है। सो दैट इज R इज इक्वल टू 1/mz स्क्वायर इंटू E स्क्वायर बाई 2E बाय 0, यहाँ पे E, यहाँ पे 0 आ गया, ये लिमिट्स यहाँ पे आ गई। तो सिंपल क्या किया फिर हम लोगों ने, दैट इज सिंपल, ये 2 बाहर ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने यहाँ पे ले ली, और ये आ गया आपका यहाँ पे इक्वेशंस। सो दैट्स गाइस, इट इज ऑल अबाउट द रेंज। हम लोगों ने क्या किया, रेंज लिया, अब क्या करना है हम लोगों को, स्ट्रैगलिंग देखना है। ओके, दी रेंज स्ट्रैगलिंग, इसको क्या कहते हैं, रेंज स्ट्रैगलिंग। देखो रेंज स्ट्रैगलिंग क्या होता है, मानो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज केम्स इनटू द मैटर, हाईली चार्ज पार्टिकल्स मैटर के अंदर एंटर हो रहे, तो हर एक पार्टिकल की रेंज सिमिलर नहीं होगी, हर एक जो भी कोई आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, बराबर है, सब एक साथ अंदर आएंगे, सब एक साथ, दैट मीन्स उनकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी, सेम होगी, बट उनकी जो भी रेंज होगी वो रेंज डिफरेंट होगी, रेंज सेम होगी क्या, नहीं होगी। व्हाई, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मच पार्टिकल्स आर इन द matters, that means whenever our particles, charged particles are enter in the matter, they gives the lots of kinetic energy to other particles, that means we don't have the exact range, that is the particles which have the complete the distance, वो particle कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये आपको किसी को पता नहीं है, उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो किसको किसको काइनेटिक एनर्जी देते हुए जाएगा, दैट मीन्स कि हर एक की जो भी रेंज है वो रेंज अलग अलग होगी, दे आर नॉट इन दी सेम रेंज, बट इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, सबकी सेम है, इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, सबकी सेम है। तो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट दी सिंपल, एक सेंटेंस यहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, इट इज फाउंड दैट द रेंजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्मॉल इंटरवल अबाउट द मीन रेंज। देखो पहले सेंटेंस में मैंने क्या बताया कि इनिशियल वेलोसिटी सेम है बट सबकी रेंज सेम नहीं है। अब ये रेंज आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये रेंज क्या करोगे आप, डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओवर अ स्मॉल इंटरवल दैट इज इन दी मीन रेंज, और वो मीन रेंज को हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे, दैट इज रेंज स्ट्रैगलिंग, दैट इज दी रेंज स्ट्रैगलिंग। फिर से समझ लो यही सेंटेंस,
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, हाईली चार्ज पार्टिकल्स कहाँ आ रहे हैं? हमारे मैटर्स के अंदर आ रहे हैं, बराबर है। मैटर्स के अंदर आने के बाद उनकी इनिशियल वेलोसिटी कैसी है? सेम है, बट वो क्या करेंगे? खुद की जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी पास करते हुए चलेंगे, मतलब खुद की एनर्जी दूसरे पार्टिकल्स को देते हुए चलेंगे। अब ये तो नहीं है कि देखो सिंपल समझ लो, ये पार्टिकल्स एंटर हो रहे हैं, दैट इज ए बी सी डी, ये मैटर के अंदर एंटर हो रहे। अब हम लोगों को ये तो पता नहीं है ना कि ए कितने पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी देते हुए जाएगा, क्योंकि इसके रास्ते में, इसके पाथ में जितने भी एटम्स आएंगे वो सब एटम्स को क्या करेंगे? गैसेस एटम्स को, गैसेस पार्टिकल्स को वो क्या करते जाएगा? काइनेटिक एनर्जी देते जाएगा, खुद की एनर्जी थोड़ी थोड़ी देते जाएगा। तो समझ लो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहां तक गया, दैट मीन्स उसकी रेंज यहां तक हो गई, बी पार्टिकल की रेंज यहां तक हो गई, सी पार्टिकल की रेंज यहां तक हो गई, डी पार्टिकल की रेंज यहां तक हो गई। इनिशियल वेलोसिटी सेम है, बट रेंज सेम है क्या? नहीं है। दैट्स व्हाई हियर राइटिंग डू नॉट ऑल हैव द सेम रेंज। तो ये जो रेंज डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड रेंज का एक स्मॉल इंटरवल टाइम का एक अगर हम मीन लेते हैं, मीन एवरेज निकाल के उसकी मीन रेंज बता देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? दैट इज द रेंज स्ट्रैगलिंग। सो गाइस, इट इज ऑल अबाउट द रेंज and range straggling. So here the 90% portion of our first chapters are completed. I think there was the 4 points only left. It is nothing but the related with the gamma rays, that is the photoelectric effect, Compton effect, pair productions, and another one that is related with again the pair productions. So I want to just told you the photoelectric effect is not like the which is included in syllabus 11-12 as well as the BSc. Here photoelectric effect, principle of that photoelectric effect is same, but here photoelectric effect is related with the complete gamma rays. So don't be confused, and we will meet in our next video lectures in that photoelectric effects. Thank you so much guys, and have a nice day.